हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से अपने लिए एक एआई पावर्ड पीवाईक्यू का क्वेश्चन बैंक बना सकते हो। तो आपने इस तरह से जरूर कर लिया होगा। अपने पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर नोटबुक एलएम में आप डाल लिए होंगे और उस समय हमने यहाँ पर नाम रखा था पीवाईक्यू एआई, ठीक है, जो कि हमारे पीवाईक्यू के बेस पर अब हमें क्या करेगा, एक सहायता प्रदान करेगा। एक तरह से अब हमारा जो पीवाईक्यू का पूरा क्वेश्चन सेट है वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें चला गया, उसके पास अब माइंड हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे अपने पीवाईक्यू का। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दिया था कि किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र क्या है, आप ये जान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रमुख विषय और क्षेत्र क्या है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन ये ज्यादा जरूरी है जो यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर ये पहले नंबर पर है। और इसके अंतर्गत जो है संविधान, संसद और विधायिका, संवैधानिक संशोधन और अनुसूचियां, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, इस तरह से, और न्यायपालिका, यानी कि जो हमारा इंडियन पॉलिटी है और गवर्नेंस, उसके अंतर्गत ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। अब आप सोच सकते हो कि ये चीजें पता करने में कितना आपका टाइम लगता है, लेकिन आप जब नोटबुक एलएम के मदद से इस तरह से करोगे तो ये बस 1-2 सेकेंड का काम है, बस चुटकी में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा पीवाईक्यू का इसने एनालिसिस किया है। तो यहाँ पर इतिहास और संस्कृति हमें बताया है, इतिहास और संस्कृति जहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास और संस्कृति में प्राचीन भारत में देखिए, हर एक टॉपिक को यहाँ पर दिखा दिया इसने कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछा जाता है वहाँ। और यहाँ पर धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसमें स्तूप, बोधिसत्व संप्रदाय, ये सारी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पर बड़े ही आसानी से और बड़े ही आराम से इसने कर दिया है। पूरे सारे सब्जेक्ट को आप देखेंगे तो 8 सब्जेक्टों को यहाँ पर लिया है और सभी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, सब टॉपिक जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप नोटबुक एलएम में अपना पूरा मैं यहाँ पर जो है 15 साल पुराने जितने भी पीवाईक्यू है उसको यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया, 2011 से लेकर के अब तक का, ठीक है, 2025 तक का। तो आप जब ये करोगे अपलोड, और अपलोड करने के बाद सिर्फ इतना पूछोगे कि परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रमुख विषय और क्षेत्र क्या है, तो ये आपको टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में बताया था एक करके कि गांधी जी, जब यहाँ पर आप लिखोगे सिर्फ इतना लिखना है गांधी जी, तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन से सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये मैं 2 छोटे छोटे उदाहरण पिछले वीडियोज में मैं आपको दिया था, तो ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सेटिंग दिखाऊंगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस तरह से, तो यहाँ पर एक आपका सेटिंग खुलेगा। यहाँ पर एक है लर्निंग गाइड, यहाँ पर डिफाइन योर कन्वर्सेशनल गोल, तो यहाँ पर आप अगर इसको कर देंगे लर्निंग गाइड और यहाँ पर आप कर देंगे लॉन्गर, ठीक, और इसके बाद इसको हमें सेव करना है। ये जब आप सेव करोगे तो एक प्रोसेस यहाँ पर शुरू होगा जिसमें एक प्रॉम्प्ट जाएगा कि मैं लर्न करना चाहता हूँ अपने सोर्स से। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि ये खुद ब खुद बताएगा कि आप इन इन चीजों के बारे में पढ़िए, इन इन चीजों को समझिए। और ये जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, जब हम शुरुआती तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये चीजें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये कर पाना अपने आप में एक पहाड़ तोड़ने जैसा है। तो ये हमारे लिए एआई है, तो एआई से हम जब फायदा उठाना ही है तो हम जरूर हमें उठाना चाहिए, और ये हमारे काम को आसान करता है तो हमें इसका यूज करना चाहिए। और जब फायदा है, अच्छे यूज आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम बचेगा, फिर और चीजें क्लियर होगी, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा ये प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, मुश्किल से ये 20-25 मिनट, मतलब सॉरी 20-25 मिनट में कर रहा हूँ, 20-25 सेकेंड का टाइम लेता है, मिनट नहीं सेकेंड का टाइम लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता है ये।
कभी भी, ठीक है? तो इतना ही टाइम में ये आपको सामने सब चीज़ रख देगा। देखिए यहाँ पर साफ बता रहा है कि 2011 से 2024 के सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र को समझने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह एक लंबी और दिलचस्प यात्रा हो सकती है। देखिए ये साफ कह रहा है कि अब मैं आपके लिए इसको समझने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए खुद बताया गया है आपको कि किस तरह से आपको विश्लेषण करना है। आपको नहीं पता है कि आप जब आप शुरुआत में हम लोग होते हैं तो हमें समझ नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ें सर्च करना चाहिए, कौन से अ, कीवर्ड हमें ढूँढना चाहिए, क्या किस तरह से हम एनालिसिस करें, ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ होती है उतनी। तो ये सब चीज़ हमें करके देता है यहाँ ऑटोमैटिक तरीके से। जैसे आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले मेरी मदद करने के लिए कृपया बताएं, क्या आप इस परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं या आपको इन विषयों पर पहले से अनुभव है? तो हम नए हैं, ठीक है? हम बिगनर हैं तो हम इसको बताएंगे कि हाँ हम बिगनर हैं। ये इसका पहला सवाल है। आगे देखते हैं आपके उत्तर के आधार पर हम निम्नलिखित तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। विषयवार विश्लेषण, सब्जेक्ट वाइज भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। हम एक एक करके, जैसे कि राज्य व्यवस्था का अगर विश्लेषण करना है तो ये हमारे सामने राज्य व्यवस्था का केवल विश्लेषण करके दे देगा। फिर अगर हम इतिहास का विश्लेषण करना चाहें तो इतिहास का दे देगा, भूगोल का करना चाहें तो भूगोल का दे देगा। इसी तरह से ठीक है, आदि के प्रश्नों और उसके पैटर्नों को देख सकते हैं। कठिन अवधारणाएं, की कॉन्सेप्ट, हम प्रश्न पत्रों में बार बार पूछे जाने वाले जटिल विषयों जैसे कि मुद्रास्फीति, संवैधानिक अधिकार, पारिस्थितिकी को समझ सकते हैं। मतलब कि वो कठिन अवधारणाएं, वो कठिन कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट जो बार बार यूपीएससी पूछती है, उसका भी ये विश्लेषण कर देगा, उसका ये लिस्ट भी बना देगा। ठीक है, बस इसको बताना है आपको कि हमें ये चाहिए, ठीक है, और ये करके दे देता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है। ठीक है, वर्षवार अगर आप चाहें तो ईयरली भी ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको अगर नहीं भी पता होगा, आप इससे खेलिए, 1-2 घंटे आप इसके साथ बिताइएगा तो आपको पूरा जो एनालिसिस करना है यूपीएससी का, वो पूरा के पूरा आपको ये करके दे देगा और आपको समझ भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑयल ऑयल जेपर क्या है और इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो ये सवाल आप नीचे देख रहे होंगे, तो ये सवाल जो है हमारे पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो उनको यहाँ पर ला रहा है ये। लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। तो मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि ये पूछा है हमसे कि क्या आप इस परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल नए हैं, तो हाँ मैं नया हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा कि नए हैं, बिगनर है। बस इसको आपको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर इंटर कर देना है। अब ये समझ गया कि मैं नया हूं, तो ये अपने हिसाब से डिजाइन करेगा प्रोसेस कि ये हम किस तरह से जो है एनालिसिस कर सकते हैं इस पूरे एग्जाम को। ठीक है, तो ये खुद ब खुद चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप जब शुरुआत करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, आपको नोटबुक एलएम पर जाना है और उससे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और पीछे के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2011 से लेकर के 25 तक का डाउनलोड कर चुका हूँ और इसमें अपलोड कर दिया हूँ। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग है, इस सेटिंग में जाकर के आपको लर्निंग गाइड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो चूज रिस्पॉन्स लेंथ है इसको लॉन्गर कर देना है। इसलिए कर देना है ये कि ये थोड़ा लंबा और विस्तृत हमें जानकारी दे। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा ये बहुत छोटा छोटा जवाब देने लगता है, तो जब बड़ा जवाब देता है तो बेहतर जवाब हमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम ये कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके स्टेप बाय स्टेप ये आपको ले जाएगा आगे। देखिए इस जब मैं यहाँ पर कहा कि मैं नए हूँ, बिगनर हूँ, तो इसने कहा कि स्वागत है एक बिगनर के रूप में आपसे। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम विशाल सिलेबस को छोटे और समझने योग्य विषयों में, सब्जेक्टों में तोड़कर देखें। इससे आपको पैटर्न समझने में आसानी होगी। अब ये हमें बता रहा है कि हमें छोटे छोटे विषयों में इसे देखना होगा ताकि हमें चीजें पैटर्न समझ में आए। ठीक है, मेरे विश्लेषण के अनुसार हम भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरुआत कर सकते हैं। यह विषय नए छात्रों के लिए थोड़ा आसान होता है और परीक्षा में इसका वेटेज बहुत अधिक है। देखिए ये साफ कह रहा है कि परीक्षा में इसका वेटेज बहुत अधिक है और शुरुआत में यही पता करने के लिए आप सोचो पूरे 15 साल के पीवाईक्यू को आप पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको विश्लेषण करना पड़ेगा उसका, फिर आपको सबको
टैग करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, और ये बस आपको बस लिखना है, ये बता देगा। मैं अभी और भी तरीके आपको बताऊंगा, ये तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये खुद ब खुद आपका हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बताओगे तभी ये आपको हेल्प कर, ये लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि आप ये करो ये करो, इस तरह से आप विश्लेषण कर सकते हो। देखो यहाँ पर फिर ये कह रहा है कि हाँ, थोड़ा आसान होता है। इसके बाद इसने बताया कि जुड़े प्रश्न बार बार पूछे गए, राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे गए, संविधान की मूल बातें जैसे कि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अब देखिए ये साफ कह रहा है कि यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो संविधान की मूल बातें जैसे कि प्रस्तावना से सवाल पूछे गए हैं, मौलिक अधिकार से पूछे गए हैं सवाल, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों से सवाल पूछे गए हैं। उसी तरह से यहाँ पर संसद और सरकार के बारे में ये अब इस टॉपिक से भी पूछा गया है, जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक है संसद और सरकार से लोकसभा और राज्यसभा के बीच शक्तियों का अंतर, बिल विधेयक पास करने की प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछा जा गया है। तो ये सारी चीजें अब बता दिया। अब देखिए आगे यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि क्या हम राज्य व्यवस्था के उन चुनिंदा टॉपिक्स को देखें जो इन सालों में बार बार दोहराए गए हैं, या आप इतिहास से शुरुआत करना पसंद करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम यहाँ पर कहेंगे कि हम राज्य व्यवस्था के उन चुनिंदा टॉपिक को देखना चाहते हैं, ठीक है। देखो इसको बस खाली कॉपी करके यहाँ पर बस इसको कॉपी करो, यहाँ पर इसको पेस्ट करो। ये हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में समझता है, आपको यहाँ पर किसी भी भाषा में बोलोगे ये समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चुनने का एक ऑप्शन भी देता है, यहाँ पर नहीं शुरुआत में ही चुनने का ऑप्शन देता है, ठीक है। रिस्पॉन्स इसके यहाँ पर सेटिंग में देता है कि आप किस तरह से आउटपुट लैंग्वेज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सेटिंग में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आउटपुट लैंग्वेज होगा, ठीक है। और उस लैंग्वेज में आप चुन लोगे कि आपको हिंदी चाहिए कि इंग्लिश चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आउटपुट लैंग्वेज में जाकर के आप इंग्लिश कर सकते हो, बड़े आसानी से ये हो जाएगा, इंग्लिश में देगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर ये हिंदी में दे रहा है, ठीक है। तो हमने ये सो कहा है कि हम राज्य व्यवस्था के उन चुनिंदा टॉपिक को देखें जो सालों में बार बार दोहराए गए हैं, जो पिछले कई सालों से बार बार दोहराए गए हैं, ऐसे टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ। तो वो क्या कर रहा है, ये उन टॉपिक्स का लिस्ट बना रहा है। और देखिए ये क्या कर रहा है कि बहुत बढ़िया चुनाव, भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने 13 से 14 वर्षों के प्रश्न पत्रों में 4 प्रमुख टॉपिक्स देखे हैं जो बार बार दोहराए गए हैं। एक बिगिनर के लिए इन पर पकड़ बनाना जरूरी है। अब देखो ये बता दिया कि हमें 4 टॉपिक्स पर ध्यान देना। और कौन कौन से वो 4 टॉपिक्स हैं, पहला संसद और विधायक, दूसरा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा संविधान की अनुसूचियां, और चौथा सरकार का स्वरूप है। तो ये चारों टॉपिक्स को बता दिया। अच्छा, इसके अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में भी इसने चर्चा किया है। जैसे कि संसद और विधायक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, संसद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें विशेष रूप से धन विधायक पर प्रश्न कई बार पूछे गए। तब ये भी बता दे रहा है कि संसद और विधेयक में आपको जो मनी बिल है इसको ध्यान में रखना चाहिए, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो मैं बस यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि इससे जो आप विश्लेषण करोगे तो आप अपने से कर पाओगे ना। पहले क्या होता था कि वीडियोज हमें देखना पड़ता था, कई सारे वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ता था कि कौन साल कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से ट्रेंड है। आप अपने से कर सकते हो, इस पर बस टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको, और ये ऑटोमेटिक आपके हिसाब मतलब ये अपने हिसाब से ही आपको बताएगा कि ये चीजें आप आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, ये खुद बता रहा है कि ये 4 टॉपिक्स हैं। अब देखो ये आगे फिर क्या बताया है कि ये 4 टॉपिक है जो कि मनी बिल जो है इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए, तो हमें मनी बिल पढ़ लेना होगा, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि धन विधायक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां में क्या अंतर है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। देखो कितना बढ़िया से ये खोज कर ला दिया हमें। हमें इस पर मेहनत करने की में उतना ज्यादा मेहनत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और ये चीजें हमारे सामने ला कर रख दिया, तो जब भी हम धन विधेयक पढ़ेंगे और ये टॉपिक जैसे ही आएगा ये लाइन, हमें ध्यान रखना होगा ना कि इससे तो सवाल बनता है, तो इसको हम भूल नहीं सकते हैं। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे कि दूसरा टॉपिक इसने बताया कि
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यूपीएससी अक्सर इन दोनों के बीच के संबंध या संघर्ष पर प्रश्न पूछता है। तो ये देखिए साफ लिख रहा है कि ये संबंध और संघर्ष पर प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरह से होंगे, संबंध में होंगे या तो संघर्ष में होंगे। ठीक है, जो कि इसमें अगर देखेंगे मूल अधिकार में जो निजता का अधिकार है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, यह कई बार पूछा गया है। तो मतलब यूपीएससी के लिए निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, ये उसके लिए महत्वपूर्ण अधिकारों में से है। जो जो बाकी के मूल अधिकार हैं उनमें से जो अधिक जो ये फोकस कर रहा है, निजता के अधिकार पर फोकस कर रहा है। तो हमें इस टॉपिक पर ध्यान देना होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहो तो निबंध में भी इसका तैयार कर सकते हो, और भी अदर सब्जेक्ट के साथ इसको जोड़ सकते हो। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आप जाओगे तो वहां पर आप सोशल मीडिया में किस तरह से निजता के अधिकार को, मतलब ये उसको बनाए रखना, या फिर किस तरह से उसका नियम बनाया जाए। मेंस के लिए भी ये टॉपिक्स भी आप ढूंढ सकते हो इस तरह से। मैं मेंस के लिए भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप विश्लेषण कर सकते हो। मेंस के लिए भी इसी तरह से सेम टू सेम करना होगा, बस वहां पर ये होगा कि आपको पेपर 1 पेपर 2 को अलग अलग करके आपको डालना होगा, ये एक साथ नहीं डालना होगा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन खैर यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ अपने प्रीलिम्स वाले पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि ये पीवाईक्यू जो है प्रीलिम्स के हैं 14 वर्ष के, सॉरी 11 से लेकर के ये 25 तक हैं, जो कि लगभग 15 हो गए। तो 15 सालों का ये हमारे पास है, और उसी के बेस पर ये जवाब दे रहा है, और इतना बहुत अधिक होता है यूपीएससी का विश्लेषण करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कितना बढ़िया से ये विश्लेषण कर रहा है। आप इसमें और भी चीजों के बारे में पूछ सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पर ये खुद हमसे सवाल कर रहा है कि क्या आप धन विधेयक से जुड़ा यह प्रश्न देखना चाहेंगे जो इन वर्षों में अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। तो हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा हाँ। ठीक है, आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई बात नहीं है, ये समझ जाता है, अच्छे से समझ जाता है, बहुत कम गलतियां करता है ये। ठीक है, और बहुत ही फास्ट है, और साथ ही साथ ये फ्री है एक तरह से। इसमें जो सोर्स लिमिट है वो बहुत अधिक है, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, हमें यूज करना चाहिए, अच्छी चीज है। अच्छा, ये जब तक ये काम हो रहा है इधर, मैं इधर थोड़े थोड़े आपको चीजें बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक डाटा टेबल करके है, ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर तो पहले चूज लैंग्वेज होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज है, लगभग भारत के सभी लैंग्वेज हैं यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश और विदेशी लैंग्वेज भी। तो हमें हिंदी में ही रिस्पॉन्स अभी फिलहाल चाहिए, तो मैं इसको हिंदी में ही रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको कहेगा कि डाटा टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए कि आप कैसे क्या डाटा चाहते हो इससे। तो मैं चाहता क्या हूँ कि कोई एक टॉपिक, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको कहूँ कि जियोग्राफी जो होता है, जियोग्राफी से रिलेटेड, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी संख्या जो है वो हमें बताए कि कब कितना पूछा गया, किस किस साल में कब पूछा गया। तो मैं इसको बस ये लिखूंगा कि जियोग्राफी से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन की संख्या, मैं यहाँ पर पूरी तरह से इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, संख्या और ईयर का डाटा बनाओ। ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख करके इसको दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, स्टूडियो वाला जो काम है इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता है, क्योंकि ये विश्लेषण बहुत अच्छा से करता है। मैं इधर और भी चीजें आपको बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पर डाटा टेबल अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रिस्पॉन्स हो रहा है। उससे पहले इसने जो हमें दिया है इधर धन विधेयक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इससे पहले जो किया था उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या कमाल किया है। देखो यहाँ पर जब मैं इसको कहा कि क्या आप धन विधेयक से जुड़ा यह प्रश्न देखना चाहोगे जो इस वर्षों में अलग अलग तरीकों से पूछा गया, तो मैं लिखा हाँ। तो जरूर देखिए कैसे यूपीएससी ने धन विधेयक पर एक ही अवधारणा को अलग अलग वर्षों में पूछा है। मुख्य बात यह है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होता है। ये बात भी ये
कह रहा है हमें, ठीक है। लेकिन सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है, ये देखो, इस देखो यहाँ पर पहला दिखा रहा है सीधा प्रश्न 2013 में पूछा गया था इससे, ठीक है। कह रहा है कि 2013 की परीक्षा में सीधा सवाल पूछा गया, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2013 में इससे सवाल पूछा गया, फिर 2018 और 2024 में सवाल पूछा गया, करते हुए, ठीक है, तुलना करते हुए और प्रतिक्रियात्मक रूप से। फिर यहाँ पर आप देखो तो 2018 में वित्त विधेयक और धन विधेयक की तुलना की गई थी, और 2024 में यहाँ फिर से प्रक्रिया पर प्रश्न आया था कि इसका प्रक्रिया क्या है। तो ये विश्लेषण भी कर रहा है और एक ही जगह पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल हैं एक जैसे, वो एक जगह लान करके हमारे सामने रख भी दे रहा है, और साथ ही साथ उसका विश्लेषण भी दे रहा है, और ये भी बता रहा है कि सीखने वाली बात क्या है जब आप संसद पढ़ो। देखो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि हमें क्या करना है, ठीक है, किस तरह से आप इसको, ऐसा नहीं है कि एक केवल आपको बता दे रहा है कि यहाँ से सवाल आ रहा है, नहीं, ये भी बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। पढ़ो इसको, थोड़ा सा पढ़िए इसको कि क्या निकला, सॉरी। सीखने वाली बात यह है कि जब आप संसद पढ़ें तो हमेशा देखें कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में कहाँ कहाँ अंतर है। यूपीएससी अक्सर वहीं से प्रश्न बनाता है जहां दोनों सदनों की शक्तियां बराबर नहीं होती। अब देखो ये कितना महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही चीजें तो हमें चाहिए जो कोई बता दे, और ये हमें ऑटोमेटिक बता रहा है, क्योंकि हमने इसको दे दिया है 15 साल का क्या पीवाईक्यू। अब ये खुद ब खुद आप सोचो कि इसके पास 15 साल का पीवाईक्यू है, तो ये यूपीएससी के लेवल से आपको समझा देगा, ठीक है, कि यूपीएससी क्या चाहती है दरअसल। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज हमें करना चाहिए, ठीक है। क्या यह पैटर्न आपको समझ आया? फिर नीचे आपको बता रहा है कि क्या यह पैटर्न समझ आया, अब क्या हम मूल अधिकार के इस उस प्रश्न को देखें जो निजता के बारे में बार बार पूछा गया। देखिए फिर एक स्टेप आगे बढ़ गया ना, पहले इसने कहा कि धन विधेयक पर हम बता रहे हैं तुमको, फिर अब ये कह रहा है कि अब क्या तुम चाहोगे कि मूल अधिकार वाले देख ले, तो मैं कहूंगा इसको कि हाँ भाई इसको भी दिखा दो। बस इसके साथ आपको खेलना है, ठीक है। 2-3 घंटे जब आप करोगे ना तो पूरा ये विश्लेषण करके आपको दे देगा, ठीक है। एक दो तीन चीज और मैं बताऊंगा, दो तीन चीज तो सॉरी एक दो तीन चीज और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका और भी बेहतर तरीका से कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ यहाँ लिखूंगा कि हाँ मैं चाहता हूँ और इंटर कर दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, अब हमें बता देगा कि हमें क्या करना है। देखो ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है। उससे पहले यहाँ पर जो मैं अभी पूछा था कि भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है उनको बताओ तुम, तो यहाँ पर देखो कर दिया। 2011 से स्टार्ट किया है ये। हमें देखना भी होता है ना कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो देखो 2011 सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा सामान्य पेपर अध्ययन 1, 100 अंक के होते हैं, सॉरी 100 अंक के होते हैं। इसमें भूगोल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 15 थे, जिसमें पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और कृषि, भारतीय कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। देखो 2012 में भी इसने बता दिया डायरेक्ट, 14 प्रश्न आए थे पर्यावरण, कृषि और भौतिक भूगोल से। 2013 में 16 प्रश्न आए थे, 2014 में 11 प्रश्न आए थे यहाँ पर, हाँ 2014 में 11 प्रश्न आए थे, 2015 में भूगोल से 13 प्रश्न आए थे, 2016 में 10 प्रश्न आए थे, 2017 में 8 प्रश्न आए थे, 2018 में 10 प्रश्न आए थे, 2019 में 14 प्रश्न आए थे, 2020 में 12 प्रश्न आए थे, 2021 में 14 प्रश्न, 22 में 13, 23 में जो है 16 और 24 में 18। तो अब देखोगे कि 10 से लेकर के 18 के बीच जो है यहाँ पर प्रश्न चलता रह रहा है। तो मतलब आप औसत मान के चलो तो 12 से 15 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी से आते हैं। ये चीजें भी आपको समझ हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका यूज करना बहुत ही आसान है। अब देखो एक मैं ज्योग्राफी का निकाल लिया, फिर आप चाहो तो इतिहास का निकाल लो, फिर आप चाहो तो भूगोल का निकाल लो, मतलब भूगोल का तो ही गया, आप चाहो तो इतिहास का निकाल लो, पॉलिटी का निकाल लो, जिसका भी निकालना है बस यहाँ पर आप लिख दो हिंदी में, सिंपल भाषाओं में, ये खुद ब खुद उसको समझ जाता है। बहुत ही मतलब तेज है, एक तरह से कहें तो अच्छा से काम कर लेता है। आप थोड़ा सा भी इसको हिंट्स दोगे तो ये समझ लेगा। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार और इसको मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपको एक
ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सब विश्लेषण करने के बाद जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे बुक्स, तो आप किस तरह से पीवाईक्यू का एक बेहतर यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज केस में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये फिर से एक विश्लेषण किया है जो कि मूल अधिकार से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में। ठीक है, और खास करके निजता के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको ये ला रहा है हमारे सामने। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को देखते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूपीएससी ने हाल के वर्षों में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न के साथ पूछा है, एक स्पष्ट पैटर्न के साथ पूछा है। प्रश्न का पैटर्न देखो, यूपीएससी यह जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह अधिकार छिपा है। देखिए पैटर्न क्या है कि यूपीएससी ये जानना चाहता है कि जो निजता के अधिकार है वह हमारे संविधान के किस आर्टिकल में छिपा हुआ है। ये आपको मतलब समझ होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं, 2017 में सवाल पूछे गए हैं, 2021 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो 17 और 21 में पूछा गया है। सिर्फ निजता ही नहीं, 2019 में पूछा गया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका उत्तर भी अनुच्छेद 21 में है। तो यहाँ पर आप देखो, ये भी पूछ दे रहा है कि ये जो है ना भाई अनुच्छेद 21, उसी से जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है तो वो भी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है हमारे सामने। जब आप खुद से करोगे, मैनुअली इसका करोगे, मतलब एक एक पेपर को आप जब विश्लेषण करोगे तो इतना बढ़िया से आप नहीं कर पाओगे शुरुआती टाइम में। लेकिन अब जब हम शुरुआत कर रहे हैं और शुरू में ही आपको इतना बढ़िया से, इतना बेहतर तरीके से और साफ तरीके से विश्लेषण करके बहुत ही कम समय में, मतलब इसमें टाइम ही नहीं लगता है ना। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सामने वाला कोई बैठा हुआ है, वो हमारे लिए काम करके दे दे रहा है, तो बस हमें पढ़ लेना है, समझ लेना है कि वो क्या क्या चीजें कह रहा है, इतना ही आसानी से ये हमें दे देता है। तो ये चीजें आपको समझ जानी चाहिए कि आप किस तरह से इसका विश्लेषण करोगे। और इसको बस आपको बता देना है, आप बिगिनर हो तो आप लिखो कि हाँ मैं बिगिनर हूँ। आपको बस धीरे 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 ये हर चीज का विश्लेषण कर देगा। इसमें टाइम जरूर आपको लगेगा। एक और मैं जो आपके सामने यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा काम आने वाला चीज मैं बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, ठीक है, बस उस टॉपिक को यहाँ पर सर्च कर दो। जैसे कि अगर आप मान के चलो कोई टॉपिक, जैसे आप पढ़ रहे हो जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी में आप पढ़े भूकंप, ठीक है, आप पढ़े भूकंप, तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख दो भूकंप। ठीक है, भूकंप, बस भूकंप, और मैं थोड़ा सा इसको लिखूंगा, भूकंप से संबंधित सभी प्रश्नों को लिखो जो पूछा गया है, लिखो। और ठीक है, यहाँ पर मैं प्रश्नों का विश्लेषण करो, पहले ये लिखूंगा, प्रश्नों का विश्लेषण करो। ठीक है, ये पहले मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये विश्लेषण करेगा उनका, फिर सारे क्वेश्चंस को ये बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैं अगला बार इसको लिखूंगा कि उन सभी प्रश्नों को लिख दो मेरे सामने, यहाँ पर जो भी है सेम टू सेम लिखो, जैसा एग्जाम में पूछा गया है, तो वो यहाँ पर लिख देगा नीचे। तो अब यहाँ पर दो फायदे होंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ भूकंप, ठीक है, जियोग्राफी से टॉपिक है मेरा भूकंप। जब मैं भूकंप पढ़ रहा हूँगा तो मुझे माइंड में ये क्लियर होगा कि यूपीएससी इस तरह के सवाल मुझसे पूछेगा। एक चीज तो वो क्लियर हो गया कि मैं उसको लक्ष्य पर रख के, उसको ध्यान में रख करके उस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को पढ़ूंगा। दूसरी बात, जब मैं पूरे टॉपिक को पढ़ लूंगा तो मुझे चाहिए कि मैं पीवाईक्यू से क्या करूं, अपना क्वेश्चन लगा लूं। ठीक है, तो वो मैं फिर उससे इसको कहूंगा कि तू भाई वो प्रश्न मुझे दे दे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं भूकंप से रिलेटेड, तो वो मुझे मेरे सामने लान के रख देगा। अब जब मैं टॉपिक पढ़ लिया हूँ, टॉपिक ये समझ लिया हूँ कि यूपीएससी इस तरह से सवाल पूछते हैं, मैं उस टॉपिक को पढ़ लिया हूँ और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू को मैं हल कर लूंगा, तो वो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, तो यही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको बहुत ही बेहतर तरीके से। पहले ये करने में समझो तो एक तरह से बहुत बड़ा क्या होता था, टेंशन होता था, मतलब
ये करना अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम था। ठीक है, महीनों लगते थे इसको विश्लेषण करने में, 15 दिन तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा आपको आप विश्लेषण करने में, और वो भी इतना सटीकता आपको नहीं मिल पाती शुरुआती टाइम में। ठीक है, खैर यहाँ पर जो ये बताया है इससे हमें देखिए बहुत बढ़िया, आपने भूगोल के एक बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण विषय भूकंप को चुना है। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्रों विशेषकर 2023 के विश्लेषण से पता चलता है कि यूपीएससी अब भूकंप की सामान्य जानकारी के बजाय उसकी तरंग की वैज्ञानिक समझ पर गहरा प्रश्न पूछ रहा है। देखो, एक लाइन में आपको समझा दिया कि जब आप पढ़ो भूकंप तो आपको जो तरंग है उसके बारे में आपके पास विशेष वैज्ञानिक समझ होना चाहिए कि कौन सा तरंग किस माध्यम से गुजरेगा, उससे क्या उत्पन्न होंगे, वो किस तरह से हानिकारक है, मतलब किस तरह से वो उसका प्रभाव होता है। ठीक है, उसकी चाल कौन से माध्यम में होता है। तो ये साफ बोल रहा है ना हमें कि इस तरह से आपको पढ़ना होगा, ये चीजें समझना होगा। ठीक है, भूकंपीय तरंग सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, अगले पॉइंट में ये बता रहा है कि भूकंपीय तरंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं जब भूकंप पढ़ूंगा तो मैं समझूंगा ना कि सबसे ज्यादा ध्यान देकर कि यही तो समझूंगा कि भूकंपीय तरंग क्या होते हैं, कौन से कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से गति करते हैं, ये सारी चीजें। अब देखो, 2023 की परीक्षा में पी तरंगे और एस तरंगों के बीच तकनीकी अंतर पर एक विस्तृत प्रश्न पूछा गया था। एक बिगिनर के रूप में आपको ये दो बातें पक्के तौर पर याद रखनी चाहिए। देखो, साफ कह रहा है कि पी तरंगे और एस तरंगों के बीच तकनीकी अंतर पर एक सवाल पूछा गया था। तो जो तरंगे हैं उनके बीच की अंतर, क्या अंतर है, ये मैं समझूंगा जब मैं पढ़ रहा हूँ टॉपिक्स को। तो उसको समझूंगा, उसको ध्यान में रखने की कोशिश करूंगा। देखो, फिर आगे ये अगले पॉइंट में लिख रहा है कि गति और आगमन प्रश्न में पूछा गया था कि सिस्मोग्राफ भूकंप लेखी में कौन सबसे पहले दर्ज करता है। तो ये चीज को भी मैं यहाँ पर सीखूंगा, समझूंगा। ठीक है, और ये यहाँ पर उत्तर बता रहा है। ठीक है, कंपन का तरीका, नेचर ऑफ द वाइब्रेशन, प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि ये तरंगे कैसे चलती है। तो ये चीजें जो है ये विश्लेषण करके हमें दे दे रहा है। तो जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, भूकंप से रिलेटेड टॉपिक को, तो मैं इसके माध्यम से समझ लूंगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान देना है। ठीक है, और ये हमें बता देगा। अब मैं यहाँ पर इसको कहूंगा कि भूकंप से रिलेटेड टॉपिक को लिखो। ठीक है, भूकंप से संबंधित प्रश्नों को, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने से मैं बचना चाहता हूँ। बस प्रश्नों को लिखो जैसा पेपर में था। ठीक है, यहाँ पर जैसा पेपर में पूछा, सॉरी, में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं लिखा हुआ लिख देता हूँ, ये समझ आता है, लिखा हुआ है वैसे ही। ठीक है वैसे, ठीक है, वैसे ही, तो ये समझ जाएगा। और ये फिर उसी उस उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर जो भूकंप से रिलेटेड है उनको लिख देगा, हमारे सामने रख देगा। तो जब मैं टॉपिक पढ़ लूंगा, ठीक है, यूपीएससी के आधार पर पढ़ लूंगा कि यूपीएससी इस तरह से इस टॉपिक से सवाल पूछे हैं पिछले बार, तो मैं उन चीजों के बारे में पढ़ लूंगा, फिर एक बार इसका पीवाईक्यू कर लूंगा, तो मेरा वो टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, उसको फिर मैं कंप्लीट मोड में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा इसके कुछ फीचर्स पर बात कर लूंगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके कुछ और फीचर्स पर बात करूंगा, और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा आपके लिए। फिर छोड़ दूंगा मैं कि आप खुद ब खुद विश्लेषण करो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं विश्लेषण करूंगा, एक दो वीडियोस और बनाऊंगा इस पर, जिसमें मैं कई सारे टॉपिक्स पर या किसी एक, मतलब किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा विश्लेषण करके इसी के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये हमें हेल्प करता है। और शायद वो वीडियो आपके लिए मतलब एक तरह से हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा मेहनत और मैं कम करूँ, पर अभी उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा काम करना है मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पर
प्रश्न आ गया कि 2023 के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र से भूकंपीय तरंगों से संबंधित प्रश्न दिया गया, ठीक उसी तरह जैसा कि पेपर में लिखा था। देखो पेपर में ये प्रश्न आया था और इसी तरह से प्रश्न आया था, इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था। देखो यहाँ पर था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती है। दूसरा यहाँ पर कथन है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंगे प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो ये हूबहू वही प्रश्न आ गया हमारे सामने जो कि पूछा गया था। अब आप सोचो कि अगर ये नहीं था, जब एआई नहीं था, ये नोटबुक एलएम नहीं था, तो कितना बड़ा ये था कि पल पलटो खोजो कि कहाँ पर आया था भूकंप से रिलेटेड प्रश्न, और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखना पड़ती थी और इतना आसान नहीं होता है ना आप हर टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न निकाल पाओ। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और फिर करने का भी मन नहीं करता था कि हम इस तरह से करें। तो अब थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर आसान हो गया है, तो बस आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, आप लिखो कि इस टॉपिक का विश्लेषण करो, मुझे या फिर इसको ये भी बता सकते हो कि मैं अभी ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पूरी की पूरी बता देगा कि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं तो तुम्हें ये बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, इन चीजों को पढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ और प्रॉम्प्ट आपके सामने रखूंगा, तो इस तरह से आप इसका यूज करो, ठीक है, यूज करके देखो क्योंकि ये फायदे की चीज है, ठीक है, और ये आपको मतलब थोड़ा आगे बढ़ाता है ना ये चीजें। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूंगा जिसमें आप सबसे ज्यादा जो यूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पर रिपोर्ट्स वाला है ये, और दूसरा जो है डाटा टेबल, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो क्योंकि देखो इसमें तो आप डाटा टेबल में बना सकते हो। इसको मैंने बना के यहाँ पे दिखाया भी कि आप ये जान सकते हो कि कौन से किस साल किसी सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये और भी तरीकों से आप इससे मतलब डाटा निकाल सकते हो। जैसे जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर जब आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर है स्टडी गाइड करके, शॉर्ट आंसर क्विज सजेस्ट इजी क्वेश्चन एंड गोल्स। देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि आप जब रिपोर्ट्स पर क्लिक करोगे, ये स्टडी गाइड है, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट है, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्रिएट योर ओन है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारा चीज हमें मिल जाता है जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थीमेटिक एनालिसिस लिखा हुआ है, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, थीम बेस्ड एनालिसिस करेगा। इसको मैं जनरेट कर देता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, आप इसको टाइम दो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये रिपोर्ट निकालने में, मतलब टाइम लेता है ये 5 से 7 मिनट कभी कभी ले लेता है, ठीक है। बाकी आप इसका यूज करके आप देखो कि कैसे कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वाइज समरी, ये भी देख कर सकते हो। यहाँ पर एक क्रिएट यूर ओन, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास फिर से लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। आप हिंदी इंग्लिश जो भी चुनना चाहो चुन सकते हो, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप क्या चाहते हो दरअसल इससे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लिख दोगे, तो लिख दोगे तो ये खुद ब खुद आपका जो पूरा रिपोर्ट है बना करके दे देगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। आप इसका यूज करो, ठीक है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना चीजें आपको इसमें क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और आपके लिए आसान होगा ना, हमारे लिए ये चीजें बनी हुई है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, हमें करना भी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर फिर से कुछ अगर मैं इससे पूछूं कि जैसे मैं इससे पूछना चाहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि मैं अभी अ, क्या पढ़ रहा हूँ मैं अभी, कोई एक सब्जेक्ट में बताता हूँ इसको कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ अभी। एक सेकेंड मुझे टाइम दो थोड़ा सा।
हम्म, मैं इसको लिखना क्या चाहता हूँ कि मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो मैं इससे पूछना क्या चाहता हूँ कि ये बताए कि मैं अभी पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ कि मैं अभी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कौन कौन से बातों पर ध्यान, मैं यहाँ पर टोटल चीज हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। देखो, ये सबसे बेटर काम ज्यादा करता है इंग्लिश में, उसके बाद इंग्लिश में, और उससे के बाद हिंदी में। तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे वाले पर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हिंदी में भी कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो आप सोचो, जब आप इससे इंग्लिश में बात करोगे या फिर इंग्लिश में बात करोगे, तो ये बहुत ज्यादा और भी बेटर रिजल्ट आपके सामने लाकर देगा। ऐसे उतना मतलब ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा कि आप हिंदी में लिख दोगे तो ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा, नहीं, ये समझता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो इंग्लिश पर डिजाइन किया हो गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से, सब्जेक्ट से नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज पर वो डिजाइन किए गए हैं, तो ज्यादा उसी में वो बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पर जो है हिंदी पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि मैं अभी पर्यावरण और परिस्थितिकी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठोगे किताब लेकर के, तो आपको ये सवाल आता है ना कि मुझे किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। जब शुरुआत में आप करते हो और आपके साथ कोई है नहीं ऐसा समझाने वाला, तो फिर इसका यूज करो, क्योंकि इसके पास 15 साल की डाटा है, और ये जान रहा है कि 15 सालों में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और ये हमारे सामने बता दिया। देखो, पर्यावरण परिस्थिति की इस परीक्षा का एक विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अधिक अंक दिलाने वाला हिस्सा है। पिछले 11 से 24 के प्रश्नों के आधार पर एक बिगिनर के रूप में आपको इन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर हमें ध्यान देना होगा। जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़कर नहीं जा सकते हो। कानून और अधिनियम के बारे में हमें पढ़ना चाहिए जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको बारे में पढ़ना होगा हमें। जैव विविधता और प्रजातियों के बारे में तीसरा यहाँ पर देखो पढ़ना होगा, बायोडायवर्सिटी एंड स्पीसीज, ठीक है। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, ये सारे चीजें हमें बता दिया कि हमें जब ये पढ़ना होगा तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप ये भी इससे पूछ सकते हो कि पर्यावरण परिस्थितिकी में महत्वपूर्ण टॉपिकों का लिस्ट बना दो। आप ये भी कह सकते हो किसी एक सवाल के ऊपर कि मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, इससे रिलेटेड कितने सवाल पूछे गए हैं वो मुझे बता दो। या फिर आप इसको कहो कि ठीक है, मैं ये टॉपिक पढ़ा हूँ, जैसे कोई भी एक टॉपिक जैसे आपने पढ़ लिया, जैसे आपने प्रदूषण पढ़ा, तो आप इससे कहो कि मैं प्रदूषण पढ़ा हूँ, आप मुझे 10 ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जो यूपीएससी के लेवल के हो, और ये तैयार करेगा, ठीक है, और प्रदूषण से रिलेटेड तैयार करेगा, और आपको लगा कि यार ये तो यूपीएससी पूछ रही है पूरी तरह से, तो ये करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो आप इसका यूज करो। मैं यहाँ पर कई सारी चीजें अभी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं यहाँ पर अभी जो इससे पूछा था कि एक विश्लेषण करने के लिए इसने, देखो, तुलनात्मक रूप से जो है विश्लेषण किया है, समान अध्ययन प्रश्न पत्र का तुलनात्मक विषयगत विश्लेषण यहाँ पर करके दिया गया है। प्रमुख विषयों पर वर्षवार विश्लेषण प्रश्न यहाँ पर देखो, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से इसने किया है, कब कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कितने पूछे गए हैं, ये भी देखो। 2013 के प्रश्न, इस वर्ष राज्य व्यवस्था के प्रश्न मुख्य रूप से संवैधानिक पदों, निकायों और महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर केंद्रित थे। इसमें राज्यपाल के पद प्रश्न 2, भारत के महान्यायवादी की भूमिका प्रश्न 12, लोक लोक लेखा समिति की संरचना और कार्य प्रश्न 51, इस तरह से कि कहाँ पर कैसे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, ये सब चीज पूरा विश्लेषण करके आपको दे दिया। आप इसको बस पढ़ जाओ तो फिर आपको
एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे सवाल पूछते हैं। और साथ ही साथ इसका जो मैं सबसे बढ़िया आपको उपयोग ये बताऊंगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इससे पूछो कि मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे ये टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा, ये पॉइंट इस सब्जेक्ट के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब उस टॉपिक में ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये आपको बता देगा, ठीक है, पूरा एकदम डिटेल में, ठीक है। और फिर इससे पूछो कि मैं ये टॉपिक पढ़ लिया हूँ, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर टेस्ट लगाना, तो ये आपको टेस्ट भी बना करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैश कार्ड है, आप फ्लैश कार्ड का भी उपयोग कर सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो फैक्ट का। और यहाँ पर ऑडियो बुक है, तो ये तो इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ही प्रश्न है, तो क्या ही ऑडियो निकलेगा। वीडियो है तो ये भी हमारे लिए काम का उतना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर पीवाईक्यू का विश्लेषण कर रहे हैं। माइंड मैप थोड़ा सा यहाँ पर काम का हो सकता है, ठीक है, इसका आप यूज करके देखो। इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर थोड़ा सा काम का हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा हमें मिलता नहीं है, मतलब ज़्यादा हम अभी बना नहीं पाएंगे क्योंकि ये प्रो वर्जन में ज़्यादा है थोड़ा सा। फिर यहाँ पर स्लाइड डेक करके है, तो आप प्रेजेंटेशन किसी के सामने किसी को समझाना चाहते हो पूरी की पूरी विश्लेषण को, तो ये सबसे बढ़िया है। मैं हो सकता है पिछली बार मतलब इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें विश्लेषण जो है इसी स्लाइड से बना करके आपके सामने लाऊंगा, तो मजा आएगा, ठीक है, वो भी करके मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। खैर है, तो ये है आपका पीवाईक्यू ईआई, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, आप यूपीएससी पीवाईक्यू ईआई रख सकते हो क्योंकि ये आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ईआई है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए है, ठीक है। आप इसको जिस तरह से डिजाइन करना चाहो, जिस तरह से प्रश्न पूछना का चाहो यूपीएससी, ठीक है, ये आपको करके देगा, ठीक है। तो मैं बस यही समझाना चाहता था कि आप नोटबुक एलएम का यूज करके, एआई का यूज करके किस तरह से पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, आप किस तरह से उसका यूज करके अपने पीवाईक्यू को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और फायदा उठाएंगे। तो मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर आपके लिए आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को आसान करेगी। हमारा फोकस ये है कि हम किस तरह से अपने यूपीएससी की तैयारी में एआई को लगा दें, मतलब हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। भाई इतना चीज़ करना होता है, तो ये जो टेक्निकल काम है जैसे कि एनालिसिस करना, क्वेश्चन चेक करना, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बनाना कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाना है, क्यूज बनाना है, साथ ही साथ हम जो लिखते हैं क्वेश्चन आंसर जो लिखते हैं उसको चेक करना, उसका एनालिसिस करना, ये सारा काम हम एआई को दे देंगे। हम काम क्या रखेंगे, हम टॉपिक्स को समझने का काम रखेंगे, वो भी समझाने का काम हम एआई को दे देंगे। हमारा काम है समझना, समझाने का काम एआई करेगा, ठीक है। फिर हमारा काम है याद रखना, ठीक है, विश्लेषण करना, और साथ ही साथ हमारा माइंड को खोलने का जो काम है वो यूपीएससी ये एआई लोग कर देंगे क्योंकि ये हमसे बेहतर करते हैं। आप सिंपल समझो, देखो एआई के यूज करने में हिचकना बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैं करूंगा तो तब जाकर अच्छा होगा, नहीं यार ऐसा नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है क्योंकि एआई हमसे बेहतर विश्लेषण कर पाता है और कम टाइम में कर पाता है। क्योंकि आप ये जो देख रहे हो आपको लग रहा है कि इतना आसानी से हो जाएगा, आप जब 15 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ करके आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि कौन से प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा, फिर उसको डाटा टेबल बनाना, ये सब चीज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो करने में, विश्लेषण करने में खुद से, ठीक है। उससे बेटर ये चीज़ हमारे पास है, हमारे पास टूल है तो हमें यूज करना चाहिए। और गूगल की तरफ से ये फ्री है, अगर आपके पास शायद जियो का सिम होगा तो जियो के सिम में ये बिल्कुल फ्री है, आपको प्लस वाले मतलब प्रो वर्जन तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका यूज कीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ा सा आसान हो जाए एआई के बदौलत, एआई की मदद से, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहूंगा आपके लिए।